अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो कोई ऐसा नया मौजू नहीं है, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यानी सदारती निज़ाम की जो एक बहस चल रही है। लेकिन अब इसमें सूरत हाल में जो तब्दीली आई वो ये है कि इससे पहले हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर ऐसा लग रहा था कि कोई कैंपेन चल रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हुकूमती सफ़ों से भी इस पर बातचीत शुरू हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमत ये कह रही है कि ये आना चाहिए, इसके हक़ में है या इसके मुखालिफत में है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं ऐवानों में भी ये बातें अब ज़ेरे गर्दिश हैं। तो क्या वाकई सदारती निज़ाम के लिए कोई ग्राउंड तैयार किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आ भी सकता है या नहीं? आइन और कानून इस हवाले से क्या कहते हैं? अगर निज़ाम की ये तब्दीली चाहिए हो तो फिर इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इस पे भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगी कि आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा इसको खोल कर इस पर डिबेट करें कि आखिर सदारती निज़ाम में क्या फ़ायदे या नुकसानात हैं और पार्लिमानी निज़ाम किन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में अभी तक उस तरह से डिलीवर नहीं कर सका जो कि डिलीवर उसे करना चाहिए था। क्या ये निज़ाम की ख़राबी है या फिर अगर हम ये कहें कि ओवरऑल ही हमारे माशरे में अफराद इस तरह के नहीं हैं, कहतुर रिजाल है बेसिकली, जिसकी वजह से ये निज़ाम डिलीवर करने में नाकाम है। तो इस एंगल से भी इस पर बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी शामिल हों ताकि हम उनसे भी उनकी राय जान सकें। और इसके साथ साथ जैसे मैंने जिक्र किया शुरू में कि हुकूमती वज़रा भी कहीं ना कहीं इस पर कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है जो अपने वो ज़ाती ट्विटर अकाउंट से भी हमें ट्वीट करते नज़र आते हैं कि जनाब क्यों नहीं बात हो सकती है, ये निज़ाम एक फेलियर है। और कुछ लोग इसकी तरदीद भी करते नज़र आ रहे हैं। मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके हवाले से क्या कहा जब उनसे सदारती निज़ाम के हवाले से सवाल हुआ, तो उनका रिस्पॉन्स क्या था, आइए वो देख लेते हैं। ये क्या सराहियां हैं कि पतंग उड़ती रहती है, पतंग ना उड़ाए तो काम कैसे चले? तो उससे उन्होंने सिर्फ एक उड़ती पतंग करार दे दिया। लेकिन जब शेख रशीद साहब से वफाकी वज़ीर दाखिला जो कि बड़े बाखबर सियासतदान भी हैं, उनसे इस हवाले से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, उनका रिस्पॉन्स भी दिया। इमरजेंसी और सदारती निज़ाम का शोर है और ये भी सुना है असेंबली में किसी ने करारदाद भी पेश कर दी है, लेकिन जिस कैबिनेट का मैं हिस्सा हूं अभी तक उसमें ऐसी कोई तजवीज़ नहीं आई। तो उन्होंने खुल के कोई इसकी तरदीद नहीं की, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि काबीना में इस पर कोई बात नहीं हुई है। तो क्या वाकई ऐसा है? अपोजिशन की अगर बात की जाए तो वो बहरहाल इसकी मुखालफत ही करती नज़र आ रही है। और PMLN हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों बड़ी जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनका ये कहना है कि जनाब आप नाकाम हैं, ये निज़ाम नाकाम नहीं है, यानी आपसे मुराद हुकूमत को कहते हैं। ये अपोजिशन का इस पर रद्द अमल है। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए, इस पर बात क्यों नहीं खुल के हो सकती? इन सारे सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। आज ख़ास तौर पर हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। पिल्डाट के सरबराह हैं और जो पार्लिमानी अफेयर्स हैं उनको अच्छे से समझते भी हैं, उनकी भी रहनुमाई हासिल करेंगे इस सिलसिले में। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा, मैं गुफ्तगू का आगाज़ ज़फ़र हिलाली साहब से करना चाह रही हूँ। हिलाली साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि अक्सर लोग तो इसकी बात शुरू करने से पहले ही स्नब कर देते हैं कि जी इस पर तो बात ही ना कीजिए, जैसे हम कोई ममनुआ इलाके में दाखिल हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? और सदारती निज़ाम के साथ लफ्ज़ ये आते ही ऐसे क्यों आ जाता है कि कोई डिक्टेटरशिप चाह रहा है? हालांकि हम बहुत सारी डेमोक्रेसीज ऐसी मुल्क में देखते हैं, जिसकी बड़ी एग्जाम्पल US है, जहाँ पर सदारती निज़ाम भी है लेकिन वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जी हिलाली साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई आदमी जो समझता है और जो तारीख पढ़ा है और जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को आई विटनेस के तौर पे देखा है, कितना तकलीफ के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसको सोचना ही नहीं चाहिए कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को आप ख़त्म कर दें कि एक और कॉन्स्टिट्यूशन और एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सिस्टम आराम से आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। बाल बाल ये सिस्टम हमें मिला है, जब मुल्क टूटा उसके बाद मिला है। वो एक फ्रेम ऑफ माइंड था लोगों को कि बाकी जो हिस्सा रह गया है पाकिस्तान का उसको बचाओ। तो डोंट प्ले फुटबॉल विद दिस सिस्टम। इसको आपको जो मिला है इसको चेरिश करें। मगर अगर आप समझते हैं कि ओवरवेलमिंग पब्लिक और यूनिवर्सल डिमांड पाकिस्तान में ये है
कि ये सिस्टम नहीं चल रहा है, तो फिर उसके बारे में आप ज़रूर सोचिए। इसलिए नहीं कि इस वक्त नहीं चल रहा है, मैं तो आपको लिख के देता हूं, आप ये दो पार्टीज और ये दो फैमिलीज के हाथ में कोई सा भी सिस्टम दे दें, कभी नहीं चलेगा। माय गॉड, आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि शरीफ और जरदारी दे नो हाउ टू वर्क ए सिस्टम? बिल्कुल नहीं। मगर अगर आप फिर भी समझते हैं कि एक सिस्टम को इसलिए कि ये इतना बुरा है कि यू हैव टू, तो आई एम प्रिपेयर टू डिस्कस के वर्च्यूज हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, बिल्कुल वर्च्यूज हैं जो प्रेजेंट सिस्टम से बेहतर है। मगर ये ना समझें कि इजीली ये अडॉप्ट होगा, और अगर आपने ये गलती की तो ये जो बाकी रिश्ता रह गया है ना पाकिस्तान का, ये भी चले जाएगा। अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, इस पे क्या इसके खूबियाँ खामियाँ, उस पर तो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं, क्या सदारती निज़ाम को लाने के लिए, पाकिस्तान में राइज करने के लिए हमें एक नया मुकम्मल आइन चाहिए होगा, या फिर इसी आइन में थोड़ी बहुत तरामीम के ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं? देखिए, ये जो सदारती निज़ाम है, इसके बारे में पहले इब्तदाई तौर पे तो मैं ये कह दूं कि ये दुनिया के तकरीबन जो जमहूरी मुल्क हैं उनमें आधों में तकरीबन ये सदारती निज़ाम है, और तकरीबन आधे ही पार्लिमानी निज़ाम अडॉप्ट किए हुए हैं। और मुल्कों का अपना अपना तजुर्बा है, अपना अपना कॉन्टेक्स्ट है, और उन मुल्कों के अंदर अपने अपने निज़ाम कामयाबी से चल रहे हैं, रिफॉर्म भी होते रहते हैं। लेकिन इस जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब ये है कि इसके बारे में ओपिनियन डिवाइडेड है। एक ओपिनियन तो ये कहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2/3 अक्सरियत के साथ आप अमेंड करके इस निज़ाम को पार्लिमानी से सदारती बना सकते हैं। ठीक। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि ये इतना बुनियादी स्ट्रक्चरल तब्दीली है कि दर हकीकत ये आप कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल रहे हैं, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बराबर है। तो जब आप सिस्टम को बदलते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको एक दस्तूर साज असम्बली को इलेक्ट करना होगा, और वो दस्तूर साज असम्बली फिर नया दस्तूर बनाएगी। और ये वो मुश्किल है जिसकी तरफ शायद हिलाली साहब इशारा कर रहे थे कि बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ दस्तूर बना है। इसका बनना माजी में कई दफ़ा हम गुजर चुके हैं इस क्राइसिस से कि बड़ी देर के बाद बना, फिर वो ख़त्म हो गया, फिर ये नया बना इत्तफाक के राय से। तो अब अगर आप नए दस्तूर को बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर बहुत सी खराबियां और चैलेंज होंगे। लेकिन वो क्यों करेंगे आप? इसके ऊपर कोई यकीनन पाबंदी नहीं है। आप गुफ्तगू करें, आप मज़ाकरे करें, आप डिस्कशन करें जैसे हम और आप इस वक्त कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अगर कोई पब्लिक ओपिनियन इतनी ओवरवेलमिंगली इस बारे में हो जाती है हक में कि आप एक सदारती निज़ाम करें, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर इसको डिस्कस करना होगा ना। लेकिन अभी तक हमें कोई आसार नहीं नजर आते। एक वेबसाइट है और एक टेलीविजन चैनल है, और इसके अलावा चंद लोग हैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर ये इतना ही बड़ा अहम मसला होता तो शायद ये पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ होता, किसी ने कोई बिल पेश किया होता। तो सही। अहमद बिलाल साहब, मैं अभी आपसे दोबारा आके ये पूछना भी चाहूँगी कि फिर इसके ऊपर हम जाएं या ना जाएं, कौन सा कामयाब निज़ाम हुकूमत हो सकता है पाकिस्तान के लिए आपकी राय में। लेकिन उससे पहले मैं इमरान साहब का कमेंट ज़रूर लूँगी। इमरान साहब, दो बातों पे मैं आपका कमेंट लेना चाह रही हूँ। एक तो जो अहमद बिलाल महबूब साहब ने बात की, क्या पाकिस्तान के अवाम भी इस सिस्टम से बेजार नहीं हो चुके? अक्सर हम लोगों को ये कहते सुनते हैं ये निज़ाम ही ऐसा, यहाँ सिस्टम ही ऐसा, ये कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, वगैरह वगैरह। तो ये रेफरेंडम के ज़रिए क्या पता लगाया जाए कि अवाम की अक्सरियत क्या चाहती है, क्योंकि रेफरेंडम का भी बहरहाल हक मौजूद है आइन में। और दूसरी चीज़ ये कि आप समझते हैं कि ये सिर्फ कोई ख़ास एजेंडा किसी ख़ास ग्रुप का हो सकता है, इसके पीछे क्या हुकूमत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये दोनों सवाल बड़े अहम हैं, लेकिन मैं अर्ज़ करूं जिस तरह से पहले कि हिलाली साहब ने और अहमद बिलाल साहब ने फरमाया, अगर सिर्फ ख्वाहिशात की बिना पे और सोशल मीडिया की बेस पे ये निज़ाम नाफिज होना होता ना, तो कब से हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज हो गया होता। लेकिन क्या करूं, सिर्फ ख्वाहिशात की बिना पर कोई चीज़ें हो नहीं सकती। किसकी ख्वाहिश है? मैं आपको उसी तरफ आता हूँ। ये सिर्फ जिनकी ख्वाहिश है ना,
उनको भी ये पता है कि ये हो नहीं सकता, ये सिर्फ असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। आपकी जो नाअहली है, हिलाली साहब ने बजा फरमाया बिल्कुल कि शरीफ और जरदारी और उनकी दोनों पार्टियां तो डिलीवर ही नहीं कर सकी, उन्होंने इस निज़ाम का बेड़ा गर्क किया। लेकिन काश इन 41 महीनों में मेरे हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब भी कुछ डिलीवर कर जाते तो हम कहते चले उन्होंने तो नहीं था किया, इन्होंने कुछ कर दिया। बात यह है कि निज़ाम में गलती नहीं है। अहमद बिलाल साहब की तरफ फिर जाऊंगा कि जैसे पूरी दुनिया में उन्होंने कहा कि आधी दुनिया में पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत है, आधी दुनिया में सदारती निज़ाम में हुकूमत है, और उसमें कई मुल्कों में ये कामयाब है और कई मुल्कों में नाकाम है। तरक्की याफ्ता मुल्कों की मिसालें दी जा सकती हैं। तो ये निज़ाम की मैं अर्ज़ करूँ खराबी से ज़्यादा मेरे नज़दीक ये खराबी हमारे यहाँ वो निज़ाम चलाने वालों की है। आप मुझे ये बताएं कि बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए। रेफरेंडम क्यों नहीं होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको यकीन से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम इस निज़ाम से बेजार नहीं हुए। पाकिस्तानी अवाम इस अपनी जो है ना पस्ती से बेजार होते जा रहे हैं, अपनी मुश्किलात से बेजार होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम महंगाई से बेजार होते जा रहे हैं, और पाकिस्तानी अवाम उन सियासी खोखले नारों से बेजार होते जा रहे हैं जो लगा के हमेशा सियासी जमातों की तरफ से, ख्वाह वो PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, NP हो, MQM हो, वो उनको जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए। ये मैं समझता हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पर इस मामले में मैं हालांकि इसका जिम्मेदार खुद सियासतदानों को सबसे ज़्यादा समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह की कैंपेन चलाते हैं उनमें एक बेसिक वजह यह भी है कि वो सियासतदानों को, मुल्की सियासतदानों को और इस निज़ाम को मज़ीद गंदा करना चाहते हैं। क्योंकि ये तासुर भी ऐसे उभरता है, पता नहीं इमरान खान साहब खुद प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, आपको लगता है ऐसा है? देखें, इमरान खान साहब अगर बनना चाहते हैं तो वो तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो अमीरुल मोमिनीन भी बनना चाहते थे, ऐसे बनना चाहते बहुत सारे लोग हैं जो चौधरी परवेज अली साहब कहते थे, याद होगा आपको, कि मैं इस वर्दी में आपको इतनी बार सदर मुंतखब करवाऊंगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ ख्वाहिशात की बिना पे मैंने अर्ज किया कि ये मुमकिन नहीं होता। यहाँ आप देखें पाकिस्तान में अयूब खान साहब सदर थे, यहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक सदर रहे, यहाँ पे परवेज मुशर्रफ साहब सदर रहे। कौन सा निज़ाम आपने नई हाइब्रिड सिस्टम से लेके पार्लिमानी निज़ाम तक, मार्शल तक आपने सब कुछ कर दिया। हिलाली साहब, अगर ये रेफरेंडम करवाया जाए जिसका हुकूमत के पास और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इख्तियार भी है कि वो एक रेफरेंडम करा के लोगों की अक्सरियत जान सकते हैं कि किसी बारे में उनकी राय क्या है, उसके लिए पहले उन्हें एक जॉइंट सेशन बुलाना पड़ेगा और उसके अंदर अगर वो मेजॉरिटी ले लेते हैं उस बात के ऊपर तो फिर रेफरेंडम उस पर कराया जा सकता है। ये थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। लेकिन हिलाल साहब, आप समझते हैं कि अवाम की अक्सरियत इस निज़ाम से बेजार है और वो सदारती निज़ाम के हक में हो सकती है? देखिए, मैं कहता हूं कि अगर आप रेफरेंडम भी करवाएं और रेफरेंडम का नतीजा भी निकल आए और वो ये हो कि हाँ तब्दीली होनी चाहिए, कौन सी तब्दीली, किस सिस्टम, माने कि क्या तब्दीली आना चाहिए, वो जो स्मॉल प्रिंट पे जो डिटेल्स हैं वो बहुत बड़ा उस पे ये आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ये रेफरेंडम का काम नहीं है। रेफरेंडम का काम यस एंड नो है। ये नहीं है कि हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, यस, और हम उनको पूछें, पहले तो उनको पूछना चाहेगा कि क्या तुम्हें नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, फिर आप उनको नया कॉन्स्टिट्यूशन निगोशिएट करके पेश करें, फिर एक और रेफरेंडम लें। उसके दरमियान में कितना मुश्किलात, कितने डिफरेंसेस, बहुत सारे चीज़ें निकल आएंगे। डोंट डू इट। हाँ, आप अगर बेहतर लोग ला सकें, बेहतर लीडर्स जो वाकई इस सिस्टम को चला, उनके लिए वोट करें। ठीक है। जब आपने देख लिया है दो खानदान नहीं चला सकते और अगर चलिए कहते हैं PTI भी नहीं चला सकते, तो कोई और फिर आप लोगों को लाएं जो वाकई चला सके। बिल्कुल ठीक। और अगर आप उनके लिए वोट करें, बिल्कुल सही। और देखिए, एंड दे हैज टू, या तो ये सब चीजें पे पूरी कोशिश करें। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ये सिस्टम पे नहीं हुआ है। पीपल कहते हैं लीडर्स नहीं चला सकते, लीडर कहते हैं सिस्टम नहीं चलती है इसलिए कि सिस्टम में खराबी है।
ये तो वही बात हो गई, मुर्गी पहले लोग जो है वो सही के अंडा पहले आया, दोनों एक दूसरे पे इल्जाम, लीडर निजाम पे और निजाम लीडर पे। लेकिन अहमद साहब आपसे अवाम ठीक कह रही है, अवाम ठीक कह रही है, लीडर के रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल राइट, अहमद साहब आपको क्या नजर आता है जो पाकिस्तान के मसाइल हैं? सिर्फ महंगाई को मैं अगर एक तरफ रख भी दूं, लेकिन हमारा अदालती निज़ाम, हमारे कोर्ट कचहरियों के मसाइल, हमारे सेहत के मसाइल, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा पुलिस सिस्टम, कोई भी चीज़ ऐसे लगता है कि किसी भी आप सिस्टम में घुस जाएं तो आपको उसमें सिर्फ यही नज़र आ रहा होता है कि वो काम नहीं कर रहा, वो फंक्शनल नहीं है, या करता है तो उसमें इतनी रुकावटें हैं, करप्शन है, बहुत मसाइल हैं आम आदमी के लिए। तो ऐसे में आप समझते हैं कि ये पार्लिमानी निज़ाम की वजह से ये मसाइल हैं और पाकिस्तान के लिए पार्लिमानी निज़ाम क्या सूटेबल नहीं है? देखिए, ये जो दुनिया की मिसालें हमारे सामने हैं कि हमको वाहिद मुल्क नहीं है जो इसके अंदर इस किस्म के मसाइल हैं जिनका आपने जिक्र किया है। करप्शन है, बद इंतज़ामी है, महंगाई है, इकॉनमी के प्रॉब्लम्स हैं। कई मुल्कों को इनका सामना है इस वक्त भी और माजी में भी रहा है। तो लोगों ने किस तरह से इसके ऊपर काबू पाया है और किस तरह से उन्होंने रास्ता निकाल के आगे बढ़े हैं, उसका तरीका यही होता है कि आप एक निज़ाम जो आपने एग्री किया होता है उसके ऊपर अमल करते हैं, और अगर कोई अमल करने वाले अच्छे नहीं आते तो उनको बदल के आप दूसरे लोगों को ले आते हैं, और यूँ रिफाइनमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ता है। और हमने देखा 2 जमातों के साथ हमने तजुर्बा किया और अब एक तीसरी जमात का तजुर्बा कर रहे हैं। तो मैं मायूस नहीं हूँ, मेरे ख्याल में कुछ बातें उनमें शायद अच्छी थी और कुछ इन्होंने अच्छी की हैं और शायद ये कुछ मज़ीद लर्न करेंगे। तो ये वक्त के साथ जब चीज़ें इवॉल्व करती हैं तो बेहतर होती चली जाती हैं। कुछ चीज़ों में लेकिन अहमद साहब, मैं कुछ थोड़ा सा स्टडी कर रही थी जब सदारती निज़ाम को, तो उसमें मुझे 2-3 चीज़ें जो नज़र आई कि जो प्रेसिडेंट है वो पावरफुल है तो वो वीटो कर सकता है अगर कोई लेजिस्लेशन ऐसी हुई है जिससे वो इत्तेफाक नहीं करता, तो उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं। फिर ये कि कोई उसका फिक्स्ड टेन्योर है तो कोई पार्टी उसको ये थ्रेट नहीं दे सकती कि हम जैसे हमारे यहाँ होता है, हर गवर्नमेंट में ही होता है खैर, कि जी हम कल गवर्नमेंट गिरा देंगे तो हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे। आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है कि भाई आपका फिक्स्ड टेन्योर है, आप जो भी परफॉर्म करें। और इसके साथ साथ बहुत सारे मामलात में वो एक्सपर्ट्स रख सकता है, अगर इलेक्टेबल्स उसके पास उस तरह के नहीं हैं इलेक्टेड लोग जिनको वो मिनिस्ट्रीज़ पे रखना चाहे, तो वो एक्सपर्ट्स को रख सकता है अपनी मर्जी से। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पावरफुल कर रही हैं ज़्यादा प्रेसिडेंट को। ऐसी सूरत हाल में इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये आमिराना निज़ाम की तरफ है, या फिर बेसिकली इसको अगर हम पॉजिटिवली देखें तो ये तो एक स्टेबिलिटी एश्योर कर रहा है सिस्टम की। देखिए, आपने बहुत अच्छा किया, सवाल पूछ लिया। हमारे यहाँ ये बहुत गलत फहमी है सदारती निज़ाम के बारे में कि वो ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आएगा या ये कि वो आमिराना निज़ाम होगा। हमने काफ़ी तजुर्बात करने के बाद जो इस वक्त निज़ाम अडॉप्ट किया हुआ है उसके अंदर कुछ फीचर्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी हैं और कुछ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हैं। तो एक बड़ा हाइब्रिड सा निज़ाम है और एक बैलेंस है जो हमारे सिस्टम में शायद हमारे लिए ज़्यादा मौजू है। मिसाल के तौर से आपने कहा स्टेबिलिटी का, तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करना आसान नहीं है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये प्रोविज़न मौजूद है हमारे आइन के अंदर कि किसी भी पार्टी के मेंबर अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या प्राइम मिनिस्टर के पार्टी के इलेक्शन में पार्टी के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकते। अगर वो देंगे तो वो अपनी सीट लूज़ कर देंगे। इसीलिए आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना आसान नहीं है। पिछले कई सालों में गालिबन लास्ट टाइम ये गालिबन 1993 में कहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, तो ये वो भी कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ ये फीचर्स मौजूद हैं जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये काफ़ी स्टेबल सिस्टम है। फिर आपने ये भी फरमाया कि इसमें दूसरा एक फीचर होता है कि सदर के पास कि वो एक्सपर्ट्स रख सकता है। तो ये इख्तियारात हमारे यहाँ भी वज़ीर आज़म के पास मौजूद हैं। 6 तो वो एडवाइज़र्स रख सकते हैं और लातादाद वो स्पेशल असिस्टेंट रख सकते हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी एडवाइज़र्स भी रखे हुए हैं और काफ़ी सारे स्पेशल असिस्टेंट भी रखे हुए हैं, और फिर सूबों के अंदर भी ये सिलसिला मौजूद है। आप ये जो लेजिस्लेशन है, ये गवर्नर भी और सदर भी, अगर कोई लेजिस्लेशन उन्हें ऐसा नज़र आए जिसके अंदर कुछ बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम्स हैं तो वो उसे वापस कर देता है।
वीटो तो नहीं कर सकता, लेकिन वापस कर देता है कि आप इसको रिकंसीडर करें। तो यानी उसके जो मेरिट्स हैं वो किसी ना किसी तरह इस निजाम में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो आपका पॉइंट में समझिए। काफी सारे इसके अंदर जो है सेफ गार्ड्स मौजूद है। तो मेरे ख्याल में वक्त के साथ ये इवॉल्व हुआ है, तो यही सिस्टम हमारे लिए बेहतर है। हम कुछ कोशिश करें कि बेहतर लोगों को इलेक्ट करें, काबिल लोगों को इलेक्ट करें, दयानतदार लोगों को इलेक्ट करें। कुछ लोग जो इलेक्ट करने वाले हैं वो भी इस बात को सोचें कि सिर्फ लोगों के नारों के पीछे या कोई खुशनुमा चीज़ों के पीछे या किसी फैमिली की मोहब्बत के पीछे ना रहे, बल्कि अच्छे लोगों को मुंतखब करेंगे तो फिर नतीजा अच्छा निकलेगा। बिल्कुल। तो निज़ाम बदलना और नए निज़ाम से फिर फेमिलियराइज होना यह बहुत मुश्किल काम होगा। इमरान साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि स्टेबिलिटी की, जाहिर है कि इकोनॉमी हो, सिक्योरिटी हो मुल्क की, जाहिर है ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और अगर आपका मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल है तो जाहिर है आपको सिक्योर फील होता है, सिक्योरिटी इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा होता रहता है कि जी अभी गई गवर्नमेंट तो अभी गई, आजकल भी बातें हो रही हैं अदम एतमाद की। तो इस हवाले से अब पहले हम काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ती खबरें सुन रहे थे कि जी आई के आई, और काफ़ी अपोजिशन इसमें सरगर्म थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि थोड़ा पीछे हट रहे हैं। इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? मार्च के लिए जा रहे हैं या अदम एतमाद की तरफ? देखिए, उस बात पे मैं ज़रूर करूंगा, लेकिन पहले इस बहस को समेट लूँ जो ये बहस हो रही थी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये बहस क्यों हो रही है, आज हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह मेरे नज़दीक ये है कि कभी आज तक किसी भी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 140 पे पूरी तरह से अमल ही नहीं किया, जो बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती इदारों के हवाले से है। अगर हम आज भी पूरी तरह से बल्दियाती निज़ाम को नाफिज कर दें तो आप यकीन करें ये बहस अपने आप ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि फिर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, इन असम्बलियों का काम रह जाएगा कानून साजी करना, और जो बल्दियाती इदारे हैं अवाम के इश्यूज़ को हल करना, वहाँ पे सड़कें बनवाना, गलियाँ बनवाना, साफ पानी का मसला, सेहत का मसला, तालीम का मसला, जब ये बल्दियाती इदारे वहाँ ठोस बुनियादों पे प्रॉपरली अपने काम कर रहे होंगे तो ये बहस जो है ना अपना आप दम तोड़ जाएगी। लिहाजा अगर बल्दियाती इदारों को कर दिया जाए, लेकिन यहाँ जिसकी हुकूमत आती है वो बल्दियाती इदारे अगर बने भी हों, पहले तो कोशिश होती है इलेक्शन करवाए ना जाए। अगर पिछली हुकूमत ने करवाए हो तो वो उनको मुअत्तल कर देते और अगले इलेक्शन करवाने का नाम नहीं लेते। ये बड़ी कबाहत है। अब आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ कि जनाब ये क्या है। ये बहस, जैसे मैंने कहा कि बाज़ लोगों की ये बहस भी इसीलिए छेड़ी गई है कि जो उस कहानियाँ शुरू हो गई थी कि जी हुकूमत जा रही है और हुकूमत आ रही है, और वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, और नूर आलम साहब का जिक्र हो गया, फिर अहमद जवाद साहब का जिक्र हो गया, परवेज़ खटक साहब का जिक्र हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब बनती हैं तो उसको फिर एक नया शोशा जो है ना वो छेड़ दिया जाता है, मार्केट में एक नया शोशा फेंक दिया जाता है कि चलो बच्चों उन्हें तो लग जाओ। तो ये जो बहस है ये भी एक वजह ये थी कि जब तमाम टीवी चैनल्स और तमाम दानिश्वर ये लगे हुए थे बात करने के जी हुकूमत में फूट पड़ गई है, ये हो गया वो हो गया, उस वक्त ये छोड़ दिया। अब जो अच्छे लोग या जो समझदार लोग इस पे दानिश्वर या तज्जिया कर सही बात भी करते हैं तो वो भी बात जो है ना दूसरी तरफ तो हटाओ मोइन, आपको लगता है। ये मुझे सब मान लिया अगर ये ऐसी कोई उनकी तरफ से स्कीम थी कि जी कोई प्लानिंग थी कि तवज्जो हटाओ किया जाए, लेकिन अपोजिशन तो वहीं खड़ी है ना, वो क्यों आगे इस सिलसिले में पेशरफ्त नहीं करी? मेरा तो ये बुनियादी सवाल है। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं समझता हूं कि इस हुकूमत को एक बात में तो इमरान खान साहब की मैं हमेशा कहता हूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े लकी हैं। क्रिकेट के दौर में भी, फिर जब उन्होंने शौकत खानम का काम शुरू किया उस वक्त भी, और फिर अब वो किस तरह से, वो इस तरह से कि अहमद बिलाल साहब से मैं ज़रूर इसके बाद ये सवाल पूछूंगा कि वो मुत्तफिक है कि नहीं कि जितनी नालायक और निकम्मी अपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मिली है उतनी किसी को नहीं मिली। शेख साहब वाली बात कर दी आपने। उसकी बुनियादी वजह सुन लें। इन्होंने वो कहा शेर आया शेर आया शेर आया, लेकिन शेर आया कोई नहीं। भाई बात ये है कि आपने जो इतने बुलंदोबान दावे किए, आपने कहा जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन फिर पहले अपनी अपोजिशन में फूट पड़ गई, पीडीएम बना, फिर पीडीएम टूट गया, फिर आपने कहा हम करेंगे, इस्तीफे देंगे। तो अब मेरी बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि अवाम आपके साथ चलें तो फिर आपको खुद भी तो अपने कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। हिलाली साहब, अब ये लग ऐसे रहा है बज़ाहिर,
पता नहीं, मेरी पास कोई खबर नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये अब अदम एतमाद से भी पीछे हट रहे हैं। और जरदारी साहब तो ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि भाई इस पार्लियामेंट के अंदर आकर हमें ज़रूरत नहीं है हुकूमत बनाने की, तो उनका भी कुछ माइंडसेट ऐसा ही है। तो क्या आपको लग रहा है कि फिर ये अदम एतमाद नहीं आएगी, हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी? जिन लोगों को गिनती नहीं आती है तो वो क्या अदम एतमाद लाएंगे? इनको गिनती नहीं आती है। मैंने आपको कितने दफ़े 2 हफ्ते पहले कहा था, ये इनन्यूमरेट हैं, ये गिन नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं इलिटरेट जो पढ़ नहीं सकते, कोई होते हैं इनन्यूमरेट जो गिन नहीं सकते। दे कांट काउंट, इनके पास है ही नहीं जितने लोग चाहिए, मगर फिर भी ये कहते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, ये एक्चुअली ये सिस्टम को जितना धचका इन लोग दे रहे हैं, किस लिए? ओनली वन रीजन, आओ और फिर लूटो और लूटो। क्यों? कि कानून नहीं चल रहा है। और कानून क्यों नहीं चल रहा है वो खैर एक और बात है, वो फिर एक अलग बहस है, फिर किसी वक्त करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपको क्या नजर आ रहा है कि इस हुकूमत की स्टेबिलिटी, क्योंकि पिछले हम वैसे एक अच्छी चीज है, पिछले हम 2 टेन्योर्स देख चुके हैं, अपनी हुकूमत की मुद्दत उन्होंने पूरी की है। ये हुकूमत भी आपको मुद्दत पूरी करती नजर आ रही है गिवन सर्कमस्टांसेस में? देखिए, हम बाज़ भूल जाते हैं कि एक नॉर्मल हुकूमत में या नॉर्मल रियासत में एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है, फिर अदलिया होती है, और ये सारे चीज़ें मिल मिला के फिर रियासत को चलाते हैं। एग्जेक्टिव भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। अगर ये सिर्फ नॉर्मल मामला हो तो इस वक्त थोड़ी सी अक्सरियत हासिल है इमरान खान साहब को, गालिबन 15 या 18 मेंबर्स की अक्सरियत असेंबली में, तो वो उसको तो शायद वो विन ओवर कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है जिसको बाज़ लोग कहते हैं उसका हाथ है हमारे सर पे, अभी हाथ उठ नहीं जाएगा, दूसरे की गर्दन पे चला जाएगा। तो बड़ा फैक्टर ये है कि ये वो हाथ किधर जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में, मेरी राय ये है, मेरी असेसमेंट ये है कि गालिबन ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है और ये सिस्टम के लिए भी अच्छा नहीं है, इकॉनमी के लिए भी अच्छा नहीं है कि आप इस वक्त जब को 1.5 साल बाकी रह गया है, अब आप इस किस्म के खेल खेलें अदम एतमाद के और फिर नई हुकूमत। मेरा ख्याल है वो हाथ ने भी यही सोच रखा है कि सब अपना टेन्योर पूरा करें, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी काविशों के बावजूद भी सूरत हाल तलपट नहीं हुई, हालांकि बड़ी थिन मेजॉरिटी है, यू राइटली पॉइंटेड आउट। थैंक यू सो मच अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत आपका। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, देखते हैं सदारती निज़ाम के हवाले से फ्यूचर हमारे लिए क्या लेके आता है। क्या वाकई ये सिर्फ तवज्जो हटाओ मुहिम है या वाकई इसके पीछे कोई बाकायदा एक मुनज़्ज़म कैंपेन है? सूरत हाल कुछ अरसे में ही वाज़े हो जाएगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। तो ख़ास तौर पर हम बात करेंगे सानिया मरी की रिपोर्ट जो है, वो तहकीकाती रिपोर्ट वो सामने आ चुकी है, अफसरान के ऊपर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन क्या ये काफ़ी है या ना काफ़ी? क्या फिर से कहीं असली मुल्ज़िमान को छुपाया तो नहीं गया? इसके हवाले से तफसीली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मरी में अफसोसनाक सानहा पेश आया था जिसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ था, जिसके बाद बड़े बड़े दावे किए गए थे, तहकीकात भी की गई और उसकी अब रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, ऑफिशियल रिपोर्ट, जिसके बाद कार्रवाई भी कर दी गई। अगर मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में ब्रीफ सा बता सकूं कि क्या कहती है ये रिपोर्ट, किसको जिम्मेदार ठहराती है, तो जनाब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अफसरान हैं वो व्हाट्सएप पर चलते रहे, उन्होंने प्लान ही नहीं किया, सूरत हाल को समझ ही ना सके और संजीदगी से अमल ही नहीं किया। कुछ अफसरान ने तो व्हाट्सएप मैसेजेस भी ताख़ीर से देखे जिसमें सिचुएशन के बारे में बात की जा रही थी। रिपोर्ट में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सबको गफलत का जिम्मेदार करार दे दिया गया है। इसके अलावा CPO, CTO को भी करार दिया गया है कि जनाब इन्होंने भी गफलत का मुजाहरा किया, जबकि महकमा जंगलात रेस्क्यू 1112 का मकामी ऑफिस भी डिलीवर ना कर सका और हाईवे महकमा भी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा, ये रिपोर्ट में कहा गया। इस रिपोर्ट के बाद कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न और असिस्टेंट कमिश्नर मरी समेत 15 अफसरान को ओहदों से हटाया गया, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ महकमा जात से था, जिसका जिक्र मैं ऑलरेडी आपके सामने कर चुकी हूँ। लेकिन क्या ये काफ़ी है अफसरान को हटा देना?
सबके लिए एक मिसाल बन गई है। क्या दोबारा ऐसा सान्या पेश नहीं आएगा? और मरी को जो ज़िला बनाने की बात की जा रही है उससे कितना फ़ायदा होगा, इसके हवाले से गुफ्तगू ज़रूर करते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है जो उस पर हुकूमत ने कार्रवाई की है उस पर अपोजिशन का क्या रद्द अमल है? पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने क्या कहा, जान लीजिए। उस्मान बुज़दार जो सानिया मरी की रिपोर्ट इस तरह ले रहे थे जिस तरह कोई बहुत बड़ा तीर मारा है, 15 लोग मुअत्तल कर जिनकी बच्चे चले गए, जिनकी दुनिया उजड़ गई, आप उनके साथ घिनौना मजाक कर रहे हैं और ये इस पर मिट्टी डालना चाहते हैं। इमरान नियाजी साहब सुन ले कान खोलकर, बुज़दार साहब सुन ले कान खोलकर कि हम आपको इस सानिया पर मिट्टी डालने नहीं देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि हमजा शहबाज तो बिल्कुल भी मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे इस तहकीकाती रिपोर्ट से और ना ही इसकी कार्रवाई से, लेकिन कितने वो जायज़ हैं इस तनकीद में, इस पर बात कर लेते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी एक पार्लियामेंट्री कमीशन बनाया जाए इसके हवाले से जो कि तहकीकात करे। तो ये कितनी साहिब है उनकी तजवीज़, इस पर भी बात करते हैं। इमरान साहब, क्या फिर से हम यही समझें कि हमेशा जैसे हम देखते हैं कि छोटे अफसरान को, छोटे लोगों को आप सज़ा दे दें, बड़ों को बचा लिया जाए, ऐसा हुआ है या वाकई इन रियलिटी इन्हीं लोगों को ही ज़ाहिर मैनेज करनी थी चीज़ें और उन्होंने नहीं की? देखिए समीना, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि मैं हमजा शहबाज के इस मुतालबे की बिल्कुल हिमायत करता हूँ कि बिल्कुल ये एक बेटी बननी चाहिए और फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए। देखिए उधर एक ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि मरी में लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, लोगों के वहाँ मरने की रिपोर्ट्स आ रही थी, और यहाँ वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और उनके साथ वफाकी वज़रा और सब ये तंजीम साजी में मसरूफ़ थे। ये ऐसे इजलास की सदारत कर रहे थे कि जो तंजीम साजी हो रही थी और अगले बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की बातें हो रही थी। खुदा का खौफ नहीं है कि जाने, इंसानी जान से कीमती तो कोई चीज़ नहीं है, आपको उस पर देखना चाहिए। फिर ये बात, आज मेरी बात लिख लें कि 3 से 6 महीने अगले हम इसी प्रोग्राम में दोबारा डिस्कस कर रहे होंगे, ये सब अफसर कहीं ना कहीं लग जाएंगे। एसी भी कहीं एसी लगेंगे, डीसी लगेगा, कमिश्नर या सेक्रेटरी लगेगा। ये नहीं है कि इनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। या तो आप इन 15 लोगों की बजाय किसी एक ऐसे बंदे को जो सबसे ज़िम्मेदार है, या 2 या 3, उनको वाकई ऐसी सज़ा दें कि लोगों के लिए इबरत का निशान बने। दूसरी बात, ये जो वज़ीर कानून है राजा बशारत साहब, वो भी पिंडी डिवीज़न से, पिंडी से उनका ताल्लुक। वज़ीर आला पंजाब हैं, क्या सूबे के सरबराह होने के तौर पे इनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, सिर्फ इन अफसरों की जिम्मेदारी थी? क्या हुकूमती कोई बंदा है जो आगे बढ़ के ये कहता कि जनाब हम भी जिम्मेदार हैं, हम इसीलिए रिज़ाइन कर रहे हैं? ये देखें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आवाम की नज़रों पे जो है ना, वो आप समझे पर्दा डालने के लिए होती हैं। वो मिट्टी डालो प्रोग्राम असल में ये होता है, मिट्टी डालो प्रोग्राम। तो फिर ये आर्गुमेंट आता है ना कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर हर जगह पे या वजीर आला हर जगह पे तो खुद मौजूद नहीं होता। जाहिर है जो आपने लोग असाइन किए हैं, जो इतने कंपटीशन जीत के आए होते हैं और वो इतने मुकाबले के इम्तिहान करके आए होते हैं, तो काबिल लोग होते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। नहीं करते तो उन्हीं को सजा मिलेगी। नहीं तो फिर मुझे आप ये बताएं, फिर वजीर आला की, वजीर आज़म की या वजीरों की ज़रूरत क्या है? फिर आप उन्हीं लोगों को जो हैं, जो जिम्मेदार हैं, इतने पढ़े लिखे लाइक फाइक लोग आपके बकौल जो आए हैं और सारे जिम्मेदार वही हैं, हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर हुकूमत की ज़रूरत क्या है? फिर वही लोग हुकूमत चलाएं और वही अपने स्याह सफेद के मालिक। यही जरूरत है ना, उन्हें हटा दें फिर कोई हटाने वाला भी तो होना चाहिए। लाली साहब, आप सेटिस्फाइड हैं जो ये कार्रवाई की गई है, जो रिपोर्ट आई है, फाइंडिंग्स? मैं इमरान याकूब के बारे में 2-3 कमेंट्स करना चाहता हूं। इन्होंने जो कहा था, पहले बात ये है कि ये कहना कि ये फैक्ट्स पे नहीं हुआ और एक और इंक्वायरी होना चाहिए। क्यों फैक्ट्स पे नहीं हुआ भाई? क्या चीज़ है जो आपको पता है जो फैक्चुअली गलत है? 15 लोगों की नौकरी गई है या सस्पेंड हो गए, पता नहीं उनके खिलाफ और क्या एक्शन होगा, मगर आप तो ऐसा ही हो गया। वो माने जितने लोगों ने इंक्वायरीज किया वो सब झूठे दगाबाज थे, वो फैक्ट्स बनाए थे और खामखा इनको उतार दिया। वाह, व्हाट अ असम्पशन। दूसरी बात, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जैसे वो देखते हैं जय, हाँ तो आप मुकम्मल करने देना। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वो जैसे वो बर्फ गिरता है, वो एक शवल निकाल के खड़े हो जाते हैं उनके गेट पे कि यार ये जो मेरे 15 लोगों ने अपॉइंट किया है, अगर इन्होंने कोई गलती की तो मुझे भागना पड़ेगा। हो तैयार हो जाओ, सब चीज सस्पेंड करो। चीफ मिनिस्टर जो है 400 मील के फासले पे या लाहौर में, उसको भी
सब गाड़ियों को तैयार करके करना हो, अगर ये फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे? फॉर गॉड सेक गेट अ ग्रिप। क्या बड़ी बात है ट्रैफिक को कंट्रोल करना? क्या बड़ी बात है एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को निपटना? 15 लोगों को कहा गया है, ड्यूटी लगाई है, और फिर भी आप कह रहे हैं दैट्स नॉट इनफ। ये देखिए, दिस इज व्हाट आई मीन। ये सिस्टम को तबाह करना इस किस्म का लॉजिक और ये होता है कि कहना कि हर बॉडी को सुपरवाइज करें, एक करें लाहौर से एक, और फिर इस्तीफा भी दे दें। माय गॉड, माने आप इसलिए कि आप आईजी ट्रैफिक हैं, आप इस्तीफा दे दें कि आपका जो डीएसपी ट्रैफिक है उसने गलती की? या दिस इज फॉरगेट अबाउट दिस। ये इस किस्म का जो क्रिटिसिज्म है, बुज़दार ने फॉर वंस मैं समझता हूं बड़ा एफिशिएंसी डिक्लेयर किया। उसने कहा मैं इंक्वायरी करूंगा 1 हफ्ते में, किया। मैं रिपोर्ट निकालूंगा, निकाला। मैं सजा दूंगा, दिया। और इनफैक्ट मरी को शायद जिला भी बना दिया। उस पे मैं अभी दोबारा आती हूं। प्रॉब्लम यार, कभी ना कभी तो एक बात सही है वैसे इमरान साहब कि हमें अपनी एक सेकंड ये छोड़ दें, आप छोड़ दें बात सही गलत को, मुझे जरा हिलाली साहब की बात का जवाब दे लेने। हिलाली साहब, सदके जाऊं आपकी मंशा के मर्जी के, मुझे आप एक बात तो बताएं कि जब आप खुद यहाँ इसी प्रोग्राम में 20 दफ़ा कहते हैं कि सानहा मॉडल टाउन पे शहबाज शरीफ को सजा मिलनी चाहिए थी, उस वक्त लॉजिक क्या होती थी? जब वजीर आज़म इमरान खान सर अब सुन लेना, अब सुनने का हौसला रखें सर। मुझे अब ये बताएं कि जब वजीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते थे कि ट्रेन का हादसा हो गया, ख्वाजा साद रफीक इस्तीफा क्यों नहीं देता, उस वक्त लॉजिक क्या होती थी? जब उस मामले में कोई इस तरह का इवेंट हो जाता था, उस वक्त अगर वजीर आला या वजीर उसके जिम्मेदार होते थे, तो आज ये इतने जो हैं लोग हुकूमत में, ये क्यों जिम्मेदार नहीं है? दूसरी बात अर्ज सुन लें, इसमें मैं कहता हूँ बिल्कुल इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि अगर आप ये लॉजिक बयान करें जो आप वजीर आला के लिए दे रहे हैं, तो कमिश्नर पिंडी, वो कमिश्नर पिंडी जिसकी आपकी हुकूमत ने, इन्होंने बड़ी तारीफें करते थे कि जी वो बड़े अच्छे आदमी हैं, वो तो पिंडी में थे, उनके नीचे तो 4 अजला हैं, वो पता नहीं किस जिले में थे। अब आप ये बताएं कि वो उनके पास वो वहां लेके पहुंच जाते फिर, हालांकि मैं समझता हूं कि इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी होती है ये करना, ये काम नहीं है कि वो ना करें, लेकिन जब खबरें आना शुरू हो गई थी कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फिर जाहिर है आला सतह पर बिल्कुल जवाब दे सकता हूं। जी जी, 1 मिनट हिलाली साहब। बात ये है सिर्फ कि मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि तंजीम साजी का इजलास जब आपने किया था, आप मेहरबानी करते, आप सिर्फ उस वक्त फौरी तौर पे इसका भी एक्शन ले लेते, तो आज ये नौबत शायद उस वक्त ना होती। रिस्पॉन्ड कर लें आप। पहली बात तो यह है कि मुझे हर प्रोग्राम में ये नहीं पूछा जाता है कि इमरान खान ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो उसने कहा है वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं, वो मेरा काम नहीं है। मगर मुझे ज़रूर पूछा गया शहबाज शरीफ के बारे में, और मैंने क्यों कहा कि मेरे ख्याल में उसको जिम्मेवार है। मैं समझता हूं उसको इमीडिएटली पूछना चाहिए क्वेश्चनिंग के लिए, इसलिए कि जो लोग थे उन्होंने कहा है हमें ऑर्डर्स मिले थे, हमें ऑर्डर्स मिले थे फायरिंग पे, हमने पूछा था, उन्होंने कहा एक सबक सिखाओ। यू अंडरस्टैंड? भुट्टो ने कहा था फाइल के ऊपर कसूरी के बाप पे इलिमिनेट हिम, उसको टांग दिया उन्होंने। इसने कहा सबक सिखाओ, ये किसने पे नहीं, ज़बानी शहबाज शरीफ। सर किसी अफसर ने ये नहीं कहा आप इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ ले, आप इंक्वायरी रिपोर्ट आपने पढ़ी है? कहा कि हमें ऑर्डर मिले थे। सर गुजारिश तो सुनो, मीटिंग पे थे सर गुजारिश तो सुनो, एक मीटिंग पे थे। नहीं मेरी बात सुने, आपकी बात हो गई है, मेरी बात सुने, सुनाएं, मेरा वक्त है बात करने जी सर, आपका बारी हो गया। सर आपका मैंने एक पब्लिक एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में इस इंसिडेंट के पहले शहबाज शरीफ प्रिसाइड कर रहा था, और उसने कहा इनको एक सबक सिखाओ, ये जो थे ये कादरी के जो लोग, बिल्कुल ठीक। उसका क्या मतलब है? सर ये बात गलत है। हिलाली साहब जो बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ ये थे ना वो मीटिंग, सर मेरी गुजारिश तो हिलाली साहब गुजारिश तो सुने ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मुझे बताएं क्या किसी अदालती फैसले में, क्या किसी इंक्वायरी रिपोर्ट में वो ये बात लिखी है?
मैं तो नहीं था उस मीटिंग में, आप तो मौजूद थे ना, जो आपके सामने ये बात कही हुई है मीटिंग। नहीं, मुझे राना सनाउल्लाह के हवाले से तो ये बातें हुई हैं। राना सनाउल्लाह उस वक्त वज़ीर कानून थे, उनका नाम जरूर रिपोर्ट में आया है। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ के बारे में ये बात जो आप अब बात कर रहे हैं वो किसी इंक्वायरी रिपोर्ट में किसी अफसर ने नहीं की। आपको अगर कहा गया है तो जिसने कहा इंक्वायरी रिपोर्ट, चले अब ये मामला थोड़ा रिपोर्ट देखिए, और ये आज वैसे हमारा टॉपिक मॉडल टाउन में हुआ है। देखिए ठीक है हिलाली साहब, आपकी बात तो सही है। एक सेकंड, मुझे जरा थोड़ा सा अब इंटरवीन कर लेने दीजिए। बात यह है कि इस वक्त आज हमारा खैर टॉपिक साने मॉडल टाउन नहीं था, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें राना सनाउल्लाह का जरूर जिक्र आया था, और जाहिर है कि वहां पर खुद एक मशीनरी, हुकूमती मशीनरी जा रही है, जाके वो एक्शन करी, और यहाँ पर सूरत हाल अलग थी, यहाँ पे खुद किसी ने जाके कोई एक्शन नहीं किया था। तो दोनों में थोड़ी सी सिचुएशन में डिफरेंस है। लेकिन अगेन मेरा ख्याल है इमरान साहब कि हमें थोड़ा सा अपनी जो सिस्टम है उसको कॉन्फिडेंस देने की भी ज़रूरत है। अगर हमारे सिस्टम में किसी ने इंक्वायरी की है तो हमें उसको बिलीव करने की भी ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम सिर्फ यही कहें कि नहीं हर इंक्वायरी को हम क्वेश्चनेबल बना दें। मेरा ये सवाल है। अब सुने, मैं बुनियादी तौर पे आपको बताऊं अब मेरा क्या इशू है इस पे। देखें, जिस डीएसपी को वहां पे मुअत्तल किया गया वो आपको पता है कि उस रात को उसकी तस्वीरें, उसकी फुटेज मौजूद है, वो बेचारा वहां पे ट्रैफिक निकलवा रहा था, खुद ड्यूटी पे मौजूद था। यानी एक बंदा इस वाक़े से पहले भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, आपने उसको भी इसलिए कर दिया कि आपने उस मुअत्तल करना था। क्यों भाई? आपका एक सिस्टम है, सिर्फ आपने लोगों को एक ये दिखाना कि हमने सबको मुअत्तल कर दिया यार। ये बात ये है कि वहां पे जितने लोग थे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, किसी सरकारी महकमे की कोऑर्डिनेशन नहीं थी। जो गाड़ियां वहां पे मौजूद थी उनका अमला किसी का ड्राइवर नहीं था, किसी का कोई मसाइल थे। जो मशीनरी वहां पे मौजूद थी, आपने उस रिपोर्ट में लिख दिया कि सब गाड़ियां एक जगह पे खड़ी थी। ठीक है, तो ये किसकी नाअहली है? ये वज़ीर आला की नाअहली? नहीं, मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात सुने, ये किसकी नाअहली है? जब वहां पे देखें जो इंतजामिया, अगर आप ये कर रही हैं सर, ये नाअहली पंजाब हुकूमत की है अगर वो अपने लोगों से सही काम नहीं करवा सकते। ठीक हो गया, चले जी, आप दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हिलाली साहब कहते हैं कि मुल्ज़िमान कैफरे किरदार तक पहुंच गए हैं, इमरान साहब का कहना है कि ये काफ़ी नहीं है, ऊपर तक मामला जाना चाहिए। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इस हवाले से भी कि मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर जो देखी जा रही है, कुछ वाक़यात हुए हैं अफसोसनाक जिसमें जानी नुकसान भी हुआ है, उसके बाद सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत कर दी गई है, कुछ दहशतगर्द भी पकड़े गए हैं, उनके सहूलतकार भी पकड़े गए हैं। तो आइंदा के लिए क्या इस हवाले से लाहेअमल अपनाना होगा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और खुदा न खास्ता मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब होने जा रही है आइंदा मज़ीद आने वाले दिनों में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। टीटीपी से कुछ ग्रुप से बात ज़रूर चल रही थी हुकूमत की, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि वो मामला आगे नहीं बढ़ा और टीटीपी ने जो सीज़ फायर था उसको ख़त्म कर दिया, जिसके बाद हमने ये अफसोसनाक वाक़यात देखे हैं कि कुछ वाक़यात रूनुमा हुए दहशतगर्दी के जिसमें जानी नुकसान भी हुआ, और अभी रिसेंट वाक़या तो हमने लाहौर में भी देखा जिसमें जानी नुकसान भी हुआ। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र क्या ये समझा जाए कि जनाब अब खुदा न खास्ता दोबारा से मुल्क में बेअमनी हो सकती है? वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि टीटीपी की तमाम शराइत कबूल नहीं की जा सकती, उन्हें पाकिस्तानी आइन को तस्लीम करना होगा। तो इससे क्या ये मतलब लिया जाए कि अब टीटीपी से बिल्कुल मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, जंग है, ऐलान जंग है दोनों जानिब से? इस पर बात कर लेते हैं। पहले हिलाली साहब का कमेंट लूँगी। हिलाली साहब, ये जो रिसेंट अटैक्स हैं इससे आप क्या फोर्सी कर रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, बड़ा सीरियस सा सिचुएशन है। मेरे ख्याल में कि शेख रशीद साहब ने जो कहा है इससे भी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है। वो क्यों हुआ? ये है कि टीटीपी तो रीएक्टिवेट हो गई है हमारे बॉर्डर्स पे, और उनका हमारे साथ नेगोशिएशंस जो हैं वो नाकाम हो गए हैं, और उनका एक स्पोक्समैन ने भी अनाउंस किया था कि ये नाकाम हो गए हैं और उनके अटैक्स अब शुरू हैं। दूसरी बात यह है, एक और इदारा निकल आया है बलोच, जो ज़्यादातर हिंदुस्तान उनको फंड करता है, BLA, BNA, ये कुछ और एक बलोच पार्टी जो अनारकली के एक्सप्लोजन्स में उनका हाथ है।
तो टीटीपी और ये एक और। मगर सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, जो इस वक्त अफगानिस्तान की एक किस्म की गवर्नमेंट बनी हुई है, वो टीटीपी और उनका तो बड़ा रिलेशनशिप है भाई, वो एक हैं। टीटीटी ने बैठ ली है टीटीए को, तो अगर वो प्रोटेक्शन और उनको हेवन दे रहे हैं और इस तरफ से एक और इदारा हिंदुस्तान के इसके सपोर्ट से निकल आया है और ये फैल गए हैं और खुला फैल गए हैं, और 1,04,000 रेफ्यूजीज जो मैंने कहा था कि हम एक्सेप्ट करें, उनमें से खुदा जाने कितने क्या हैं, अगर वो भी आने लग गए हैं, जिनके बारे में इंसिडेंटली गवर्नमेंट ने हमें बताया नहीं है और आज तक वो कमेंट नहीं निकली है, तो फिर समीना सिचुएशन तो ऐसा होगा कि हमें स्पेशल इमरजेंसी रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। शायद स्पेशल इमरजेंसी लॉ पड़ेगा जिसमें ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड करके लोगों के खिलाफ लगे। सही, तो इसे आपको अच्छी सिचुएशन नहीं नजर आ रही फिलहाल। तो इमरान साहब, आपका क्या असेसमेंट है इसके हवाले से? क्या टीटीपी अब दोबारा इतनी मजबूत हो सकती है कि जहां पर हम ये देखें कि खुदा न खास्ता सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में ख़राब कर दे? देखें समीना, मुझे लगता है कि सिर्फ टीटीपी नहीं, एक ग्रुप नहीं, बहुत सारे ग्रुप हैं। जैसे लाली साहब ने कहा, बलूचिस्तान के कुछ लोग हैं इंडियन जिनको सपोर्ट है, टीटीपी को भी इंडियन सपोर्ट है, इसराइल की सपोर्ट है, पता नहीं किस किस की सपोर्ट है, और वो सब गिरोह मिल के पाकिस्तान में हालात को ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन मुझे एक बात थोड़ी सी इसलिए वो लगती है कि इसमें वो ये आखिरी उनके मुझे खरबा लगता है, क्योंकि देखें अब मैं टीटीपी की उस बात से लाली साहब की मुत्तफिक नहीं हूँ कि अफ़गानिस्तान अब उसके लिए उनके लिए अब भी हैमन है, क्योंकि मशरक़ी अफ़गानिस्तान है, अभी हाल में ही आप देखें उनके बड़े रहनुमा जो हैं वो मारे गए हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो अफ़गान तालिबान के साथ बात की है, उसके नतीजे में अब वहाँ भी उनके लिए सब अच्छा रावी नहीं लिख रहा। अगर वहाँ से हम वाकई हमारी हुकूमत उनको सपोर्ट ख़त्म कराने में पूरी तरह से कामयाब हो जाती है, तो फिर इनके लिए यहाँ पे भी मुश्किल हालात होंगे। और मैं समझता हूँ हमारी कौम ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, आप देखेंगे कि अब ये आखिरी किसी सतह पे दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, और ये देखें बैकडोर में चीजें चल भी रही होती हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही कांटा लग गया। चलिए जी, होपफुली हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में अमन कायम रहे। आज के ब्लॉग खत्म हुआ नाजरीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।